अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं ज़ाती घर की। महंगाई के मारे अवाम के लिए अपना घर खरीदना तो एक ख्वाब है, लेकिन अब हुकूमत 125 गज के घर के लिए 35 लाख रुपए दे रही है। स्कीम तो आ गई, लेकिन इस कीमत पे घर कहां से आएगा? किसी भी शहर में इस कीमत में तो नया घर मिलना नामुमकिन नजर आता है। जी हाँ, क्योंकि अगर बड़े शहर में इस कीमत में घर मिल जाए तो ना वहाँ पानी होता है, ना बिजली और ना ही गैस। एक और अहम बात यह है कि घर ब्रांड न्यू हो और पहली बार बेचा जा रहा हो तो क्या क्या शराइत होती हैं, पहले इस रिपोर्ट में देखते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्ज तो मिल रहा है मगर घर नहीं मिल रहा। स्कीम के तहत 120 गज या 5 मरला या फिर 240 गज और 10 मरला के घर पर कर्जा लिया जा सकता है। 120 गज के केस में घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 35 लाख रुपए, कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट और सबसे अहम बात, वो घर न्यू ब्रांड और पहली बार बेचा जा रहा हो। 240 गज या 10 मरला के केस में घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60 लाख रुपए, कवर्ड एरिया 1100 स्क्वायर फीट और यहाँ भी घर 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि मुल्क के शहरों में ऐसी कितनी जायदादें हैं जो इन शराइत पर पूरी उतरती हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा के कम आबाद इलाकों में भी 35 लाख रुपए में 120 गज का मकान नहीं मिलता। आमतौर पर 5 मरला या 120 गज प्लॉट का रकबा 1000 से 1100 स्क्वायर फीट होता है और कोई बिल्डर इतने छोटे से प्लॉट में 20% जगह खाली नहीं छोड़ता। दूसरा अहम मसला ये है कि आजकल घरों की कम से कम तामीराती लागत 2000 रुपए फी स्क्वायर फीट है। इस हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट जगह को तो बनाने में ही 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, बाकी बचे 15 लाख रुपए तो इतने में प्लॉट शहर से दूर किसी वीराने में ही मिल सकता है। 35 लाख में घर कहाँ मिलेगा, ये जानने के लिए समा ने शहर शहर सर्वे किया। शहरियों ने इस रकम को बहुत ज्यादा कम करार दिया। बिल्कुल, मजीद क्या कहना है आइए देखते हैं। किसी बदमाश को पैसे दो, कब्जा कर देगा मालिकों को निकाल के। 35 लाख रुपए में तो आपको यहाँ दुकान नहीं मिलेगी, आप मकान ढूंढने के लिए निकले हैं। हाँ, इस कीमत में आपको पहाड़ों के पास जरगुन पहाड़ के पास मिलेगा मकान, वहाँ पे जाके आप कोई जुगी मुगी खरीदे तो वो आपको मुयसर आएगी। 35 लाख रुपए सर, ये 2.5 करोड़ तक आपको मिलेगा और 10 साल पुराना मकान मिलेगा। 35 लाख पे तो सिर्फ अगर जगह भी मिल जाए 5 मरले रिंग रोड से अटैच तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और तामीराती लागत से मुतालिक भी आपको बताते हैं, बड़े शहरों में तो 120 गज का ग्राउंड प्लस 1 मकान तकरीबन 40 लाख रुपए में तामीर होता है। ये वो कीमत है जो कंस्ट्रक्शन पर आती है। इसमें नक्शे की मंजूरी और दीगर सरकारी फीसेस, बिजली गैस के कनेक्शन, मीटर, पानी की बोरिंग, बरकी आलात वगैरह के अखराजात शामिल नहीं हैं। घर में क्या क्या लगता है और इसकी क्या क्या कीमत होती है, साथ ही एंकर फवाद जैदी से जानते हैं। कराची में मुतवस्सित तबके के लोग आमतौर पर 120 गज के घरों में रहते हैं। आइए देखते हैं कि शहर कायद में 120 गज का ग्राउंड प्लस 1 मकान कितने में तामीर होता है। 120 गज में 1080 स्क्वायर फुट होते हैं, मगर मकान तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट पर तामीर किया जाता है, जो कि कवर्ड एरिया कहलाता है। आजकल ग्राउंड प्लस 1 पर मजमूई लेबर कॉस्ट तकरीबन 5 लाख रुपए आती है। 4000 सीमेंट ब्लॉक की मालियत 10 लाख रुपए बनेगी। सीमेंट की 560 बोरियां लगेंगी और एक बोरी 600 से 700 रुपए की है, तो मजमूई लागत तकरीबन 4 लाख रुपए बन जाती है। रेती और बजरी के ट्रक आएंगे जिनकी मालियत 1 लाख रुपए होगी, यानी पूरे मकान में तकरीबन 2.5 लाख रुपए का सरिया भी लगेगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग पर 1,25,000 रुपए खर्च होंगे। फर्श पर टाइलें, मार्बल वगैरह लगवाने पर 6 लाख रुपए तक लग जाएंगे। किचन, बेडरूम और फर्नीचर के लिए लकड़ी का काम, इस पर तकरीबन 4 लाख रुपए अखराजात आएंगे। एल्युमिनियम की खिड़कियों और शीशों वगैरह पर 1,75,000 रुपए लगेंगे। बाथरूम और किचन में सैनिटरी फिटिंग और वाटर सप्लाई फिटिंग पर कम से कम आपके खर्च होंगे 2 लाख रुपए, यानी फिनिशिंग कॉस्ट तकरीबन 2,50,000 रुपए होगी। 120 गज का नॉर्मल क्वालिटी का ग्राउंड प्लस 1 मकान तकरीबन 40 लाख रुपए में तामीर होगा,
नक्शे की मंजूरी और दीगर सरकारी फीसेस, बिजली और गैस के कनेक्शन और मीटर पानी की बोरिंग, बरकी आलात वगैरह के अखराजात भी अगर इसमें शामिल कर लिए जाएं तो ये मजमूई खर्चा बन जाता है 44 लाख रुपए का, यानी 2200 रुपए फी स्क्वायर फुट तक खर्चा आता है। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम का कमाल 2022 के पहले निस्फ में लाहौर में 1 लाख नए घर तामीर हो चुके होंगे, जिनकी तामीर का आगाज हो चुका है। प्रोग्राम नया दिन में बिल्डर एंड डेवलपर अकबर शेख का इंकशाफ। साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखाली ने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की कि इस प्रोग्राम को 2 साल और बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, जिस पर चेयरमैन PHTF जैगम रिजवी ने बताया कि वज़ीर आज़म का बस चले तो वो अभी ऐलान कर दें कि ये प्रोजेक्ट 2 साल बढ़ा दिया जाए, मगर IMF की शराइत नज़र में रख कर आगे बढ़ेंगे। उनमें मज़ीद क्या बात हुई आपको सुनवाते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि करीबन सिर्फ लाहौर की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1 लाख घर प्राइवेट सेक्टर में ही इनिशिएट कर दिए गए हैं। ओके, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2021 के अंदर बन के लोगों को मिल जाएंगे। करीबन 2 मिलियन स्क्वायर फीट 2021 या फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 स्कीम में तो डेट सितंबर 22 दी गई है ना। ओके, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 22 इंशाल्लाह लोगों को ये डिलीवरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ग्रेट। देखिए इस प्रोजेक्ट को मजीद 2 साल बढ़ाना पड़ेगा। इस पैकेज को जो अनाउंस प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जिसकी डेट 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है, इसको मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 2 साल बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आ सके। प्राइम मिनिस्टर से पूछें तो वो तो 2 साल इसी वक्त अनाउंस कर दें, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि IMF की कंडीशनैलिटीज़ में ये सारी एक्सटेंशन और देना भी इतनी आसान नहीं था। काफ़ी मेहनत करके हमने ये कहा था, फिर IMF मान गई, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो डिलीवरी साइड नहीं देख रहे। किसी प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड ला के इस स्कीम से बेनिफिट करने में टाइम लगता है। ठीक है। अभी मैं ये महसूस करता हूँ कि कॉस्ट को बढ़ाने से ज़्यादा हमारे लिए ये है कि मतलब कर्जे की तादाद की बजाय कि हम लोगों को या डेवलपर्स को वो सहूलत दें। बिल्कुल ठीक है। 30 या का घर कॉस्ट वाइज बना सके। कम पैसों में घर लेने वाले होशियार हो जाएं, ऐसा ना हो कि हाथ कुछ ना आए और जो है वो भी गंवा बैठे। जी हाँ, कराची का इलाका लियारी गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गया है। भारी रिश्वत के बस 60 से 80 गज के प्लॉट पर ऊंची ऊंची इमारतें तामीर हैं। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी अपने गढ़ लियारी में भी गैर कानूनी तामीरात को ना रुकवा सकी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मरान जमात को कराची को उसकी असल हालत में बहाल करने के अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जनाब हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के अपने गढ़ लियारी में गैर कानूनी तामीरात ही तामीरात हैं। लगता है वजीर बल्दियात नासिर शाह को ये तामीरात नज़र नहीं आती। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, 60 गज पर बना शाहकार लियारी आगरा ताज कॉलोनी की मरकजी सड़क से अगर आपका गुजर हो तो ऐसी सैकड़ों अजूबा बिल्डिंग्स नजर आएंगी। 60 गज पर 4 मंजिला तो जैसे कोई मसला ही ना हो। इस इलाके में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नुमाइशी कार्रवाइयों से भी शहरी बहुत नाराज हैं। वो गिर जाए किसी पे तो कौन मरेगा? पब्लिक मरेगी। क्या होगा? तुम आ जाओगे, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तामीर क्या मकसद है यार? तामीर को रोकेगा कौन? तामीर रुकेगी? तामीर यही बनेगी, फिर दोबारा आके देख लेना इनको। यही बिल्डिंगें खड़ी होंगी यहीं से, इसीलिए नहीं इसको गिराया। अब यहाँ तो जहाँ गली कोना कांचा मिलता है बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस सड़क की दोनों जानिब छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतों का जाल है। ये देखें, बिल्डर की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। 65 गज पर 7 मंजिला बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इलाका मकीन भी ऐसी इमारतों से खौफजदा हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वो आती है, यहाँ पे आएगी, ऐसा आएगी जैसा कि मतलब आप समझोगे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसे वसूल हो गए, खत्म।
यहाँ पे कलरी में एक बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन ये कि कुछ नहीं हुआ, 40 लाख रुपए लेके चले गए। 60 गज पे भी बिल्डिंग बन जाती है, 120 गज पे भी बन जाती है, 80 गज पे भी बन जाती है। और कितनी ऊंची बनाते हैं ये सर 7 मंजिला, 8 मंजिला, 6 मंजिला, ज़्यादातर 7 फ्लोर होता है और ऊपर जो पेंट हाउस होता है वो अलग होता है। वहीं के रिहायशी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमें बताया कि इन सब के पीछे अभी तक असर रसूख रखने वाले गैंग वॉर के किरदार और कुछ सियासी शख्सियात हैं। ये जावेद नागौरी था, ये सानिया बलोच था, ये सब लोग तो इन्वॉल्व होता था, उनका टीम और नेटवर्क था पूरा भाई। उनको वहाँ मलक एजाज जो यहाँ का वो सब देखता था SBCA का, तो वहाँ से इन लोगों को पता पड़ जाता था कि कौन लोग दरखास्त लगा के गया, कौन कंप्लेन करके गया है, राहत में उठा के ले जाता था उधर का लड़का के। बिल्डर माफिया के इन कारनामों ने आगरा ताज कॉलोनी के सेवरेज के निजाम को भी धर्म भरम कर दिया है। अवाम सवाल करते हैं कि आखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान कहां होते हैं जब इन इमारतों की तामीर की जा रही होती है। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कोरोना से मुतासिर पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, तफसील थोड़ी देर। तजावुज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अदालत आलिया में भी गूंज। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात गिराने पर हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान हक से। इरफान, इस मुतालिक क्या रिमार्क सामने आए सुप्रीम कोर्ट से? जी हाँ रमीज, आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब मुकदमात की समाअत की। इस बेंच के पास प्रॉपर्टी से मुतालिक तजावुज़ात से मुतालिक केसेस समाअत के लिए आ रहे हैं। अदालत ने समाअत से कबल ही ये ऑब्जर्वेशन दी कि क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही सख्त अहकामात आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और चीफ जस्टिस के वाज़ेह अहकामात हैं कि शहर में तजावुज़ात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, लिहाजा तजावुज़ात से मुतल्लिक और तामीरात गैर कानूनी तामीरात गिराने से मुतल्लिक कोई भी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जाएगा। इस हवाले से अगर कोई स्टे लेना चाहता है तो हम उन्हें पहले ही आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई दरख्वास्त एंटरटेन नहीं की जाएगी और ना ही कोई स्टे जारी किया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं काबीना कमेटी ने चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। वैक्सीन 2021 की पहली सहमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी। फवाद चौधरी का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आपको बताएं, ये ट्वीट सामने आई है फवाद चौधरी की। उनका ये कहना है कि काबीना कमेटी ने चीनी कंपनी से वैक्सीन खरीदारी का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पर 12 लाख मजमूई तौर पर डोज खरीदी जाएंगी। वैक्सीन 2021 की पहली सहमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएंगी। इस ट्वीट में उनका मजीद ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर बैन अक़वामी तौर पर मंजूर वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। सूबा पंजाब का रुख करें, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी है। अस्पतालों की बात करें तो 50% से ज़ायद वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में बतदरीज इजाफा। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 181 मरीज वेंटिलेटर पर आ गए। जिना अस्पताल में 75% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं, जबकि सर्विसेज अस्पताल में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं बचा। फॉर लास्ट मेनी मंथ्स जब से सेकंड वेव आई है, हमारे 16 के 16 ही बेड शाज़ुनातरी खाली है, उसमें से कोई 1-2 खाली हो जाए। उसकी रीज़न यही है कि शायद ये जो हमारी स्ट्रेन में कुछ म्यूटेशन हुई है या सेकंड वेव वो खासी ज़्यादा उसमें ग्रेविटी और उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा उसकी। सूबे के दूसरे अस्पतालों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। न्यू अस्पताल के 73% और PKLI में 66% वेंटिलेटर्स मरीजों को लगाए गए हैं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में 52%, अजीज भट्टी अस्पताल गुजरात में 72% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी और सिविल अस्पताल भावलपुर के 55% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल आ चुके हैं। महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात और फैसलाबाद के अस्पतालों में ज्यादा रश है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब वेंटिलेटर्स में से औसतन निस्फ से ज़ायद तादाद मरीजों को लगाए जा चुके हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। मरियम का यू टर्न बताएंगे कुछ देर बाद।
2020 के आखिरी रोज भी कोरोना की दहशत बरकरार है। दुनिया भर में अमवात की तादाद 18,12,000 से तजावुज कर चुकी है। अमेरिका की बात करें तो वहां मजीद 3,880 अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानिया में 981 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। 50,000 नए मरीज सामने आए तो अस्पताल में जगह भी कम पड़ गई। भट्टा मजदूर बच्चों की अदम बाजियाबी पर भट्टा मालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला सख्त बरहम, कहा किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब हो जाता है तो पुलिस क्या करती, कमसिन बाजियाब नहीं हो सकते तो आईजी इस्लामाबाद खुद यहाँ पेश हो। मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, कुछ पता चल सका है ये भट्टा कहाँ है, कितने बच्चे गायब हैं, कुछ केस की तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, कुल 7 बच्चे जो हैं गायब हैं, जबकि 3 बड़ी उम्र के जो अडल्ट थे वो भी यरगमाल बनाए गए हैं मुबैना तौर पर एक भट्टा मालिक की जानिब से, जिसके खिलाफ कल दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और अदालत ने आज तक बच्चों को बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। लेकिन आज पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि वहां पर छापा मारा तो बच्चे मौजूद नहीं थे। इस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि बच्चे अगर मौजूद नहीं थे, वहां से भी गायब हो चुके हैं, तो आपने FIR क्यों दर्ज नहीं की। DC इस्लामाबाद खुद भी अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आज बच्चों को बाजियाब करा लिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स किए कि अगर सेक्रेटरी दाखिला का बच्चा या किसी बड़े के बच्चे गायब होते तो रियासत का रद्द-ए-अमल आज मुख्तलिफ होता। हफ्ते के दिन तक की मोहलत दी गई है कि अगर बच्चे बाजियाब नहीं होते तो खुद IG इस्लामाबाद यहाँ पर पेश हों। जो भट्टा मालिक थे वो भी पेश हुए थे, उन्हें आता है अदालत से DC इस्लामाबाद के हुक्म पर पुलिस ने। सुहेल रशीद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। आमदन से जायद असासों में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं ख्वाजा आसिफ को पार्टी से वफादारी की सजा दी गई। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ख्वाजा आसिफ अदालत के रूबरू पेश हुए तो उन्होंने पंजाबी जबान में बात की और अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि नैब को कहें तारीखें ही दुरुस्त कर लें। ख्वाजा आसिफ ने नैब से गिला भी किया कि इतनी बार रुकने पार्लियामेंट रहने वाले पर सिर्फ 81 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया है, पैसे तो कोई ज्यादा तलाश करते। मेरा मुद्दई इमरान खान है। दूसरी जानिब सरदार अयाज सादिक ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुस्लिम लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सके, क्योंकि कोई भी रुकन फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होने या क़यादत के लिए तैयार नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी, जमात छोड़ दें, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं किया था और ये कोई महीना पहले की बात है। नैब की इस्तदा पर अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 14 जनवरी तक का जिस्मानी रिमांड दिया तो ख्वाजा आसिफ के वकील ने बताया कि इसी रोज एंटी करप्शन अदालत गुजरांवाला में भी पेशी है, जिस पर अदालत ने रिमांड 13 जनवरी तक मंजूर कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अब सियासत के यू टर्न की बात करें तो मरियम नवाज ने चंद ही घंटों में अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। कल दोपहर को खिताब करते हुए दावा किया था कि जज अरशद मलिक ने घर आकर नवाज शरीफ और उनकी बेटी से ज्यादती पर मुआफ़ी मांगी। रात को कहने लगी कि अरशद मलिक ने सिर्फ नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ मुआफ़ी मांगी थी। फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं कि उनकी पार्टी झूठ पर सियासत करती है। जज हैं वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया। अरशद मलिक मैं क्या कहूँ उसको, वो घर आकर नवाज शरीफ से माफी मांग कर जाता है और कहता है कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठी सजा दी थी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ कर देना। मरियम नवाज का कुछ ही घंटों में अपने बयान पर यू टर्न। आपने दावा किया कि जज अरशद मलिक साहब ने आपके घर में जाकर नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी है, कि तो क्या आपको तो सजा हुई थी लंदन फ्लैट्स केस में, वो कैसा जज बशीर के साथ थी, तो वो अरशद मलिक साहब ने ये बात की? नहीं, अरशद मलिक साहब ने मियाँ साहब के बारे में ये बात की थी, मियाँ साहब के बारे में। ठहरिए, मरियम ने जो पहले कहा अब वो एक बार फिर सुनिए। नैब के जो जज हैं वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया। अरशद मलिक मैं क्या कहूँ उसको, वो मियाँ नवाज शरीफ से माफी मांग कर गया और कह कर गया कि नवाज शरीफ मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ कर देना। समा उसी वक्त सवाल उठा चुका था जब मरियम ने ये दावा किया था। अरशद मलिक साहब के सामने जो केस था मरहूम के सामने, वो दोनों केसेस में मरियम नवाज तो मुल्जिम थी नहीं। मरियम के बदलते बयानात को देखकर हुकूमत ने उन्हें यू टर्न की मलका करार दे दिया। मरियम नवाज इस वक्त मायूसी का शिकार होके वो अपने उस झूठ को, जो उनकी जमात का मोटिव है, वो पार्टी के मोटिव में ये रखा गया है कि हमने सिर्फ झूठ बोलना है।
फिरदौस आशिक अवान का कहना है झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने की मरियम की हर कोशिश नाकाम हुई। नाराजगी दूर न हो सकी, तफसीलात के लिए समा के साथ रहिए। मसलहत, मजबूरी या कुछ और, पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद मुखालिफ फैसलों के बावजूद मरियम नवाज और फजल रहमान बिलावल भुट्टो की तारीफें करते रहे। फजल रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी की सीईसी से मुस्बत रवैया सामने आया। मरियम नवाज बोली बिलावल ने अच्छी बातें कही, हतमी फैसले पीडीएम सरबराही इजलास करेगा। इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हुकूमत का मुकाबला ऐवानों में रहकर करेंगे। पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है, लेकिन जो बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थी। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ऐलान कर चुकी कि वो सेनेट में भी हुकूमत को चैलेंज करेगी, लेकिन बड़ा मुस्बत किस्म का रवैया जो उनकी सीएसी से सामने आया है। जाहिरी इत्मीनान अंदर की बेचैनी को छुपा न सका। बोलते बोलते मौलाना और मरियम और भी बहुत कुछ बोल गए। मैं बिलावल भुट्टो साहब से खुद और आई एम श्योर बाकी पीडीएम की जमातें भी खुद फर्स्ट को सुनना चाहेंगी कि वो क्या कहते हैं। पहले हम उनको मौका देंगे। पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, उसमें हतमी फैसले होंगे और आगे का मुस्तकबिल उस हवाले से तय किया जाएगा। पीडीएम की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती अरकान कहते फिर रहे हैं तुम्हें पछतावे का है रोग काफी, तुम्हें देकर करूं मैं बद्दुआ क्या। नवाज लीग के नाराज रुकने पंजाब असम्बली मियां जलील शरकपुरी कहते हैं मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान मुल्की मफाद के खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पीडीएम का इत्तेहाद जल्द बिखर जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम साहबा जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चल रही हैं, मैं शुरू दिन से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये गैर मुनासिब है और ये मुल्क के मफाद के मुताबिक नहीं है। या नवाज शरीफ साहब को ज़रूर पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए और अगर उनके खिलाफ मुकदमा झूठे हैं तो उन्हें अदालतों में साबित करें। अगर आम बंदे अदालतों का चक्कर लगा सकते हैं तो हमारे लीडरान क्यों अदालतों से घबराते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब के मामले में उनकी पार्टी का जो बयानिया आया और पीपल्स पार्टी का जो बयानिया सामने आया वो मुस्लिम लीग नून के लिए और खुद मौलाना फजल रहमान साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मुस्लिम लीग काफ की तहरीक इंसाफ से नाराजी अभी दूर न हुई। सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा की समा से खुसूसी गुफ्तगू आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत ने मुशावरत और मुज़ाकरात के अमल को बंद कर दिया। हम इमरान खान के नहीं रियासत के इत्तेहादी हैं, रियासत से मशवरा करके ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मशावरत नहीं करती। हमारे इत्तेहाद बनने की वजह जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट ये था कि जितनी पॉलिसी बनाई जाएंगी उसके अंदर हमारी इनपुट शामिल होगी। आज तक हमारी रिजर्वेशंस वो जारी हैं, हमारी शिकायत जारी है। ये समझा जाता है कि ये शायद हम इमरान खान के इत्तेहादी हैं, कतई तौर पे नहीं। हम तो रियासत के इत्तेहादी हैं, हमेशा से रियासत के इत्तेहादी रहे हैं और रियासत के इत्तेहादी रहेंगे। रियासत हमारे साथ हर वक्त राब्ते में रहती है, हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। ये रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जो मौका होगा उसके ऊपर रियासत से मशवरा करके हम आगे बढ़ेंगे। राब्ते तो हर जमात के साथ हमारे होते हैं जी, कोई जमात ऐसी नहीं है पीपल पार्टी के साथ हमारे राब्ते नहीं हैं, हमेशा रहते हैं, होते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ते रहते हैं। हमारी जमात तो बंद दरवाज़ों की सियासत करने की कायल नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने मशावरत के अमल को जो है कम किया है, मुज़ाकरात के अमल को बंद किया है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद कचरा साफ नहीं हो सका। अदालती अहकामात के बावजूद तुर्क कंपनीज को मशीनरी वापस न होने से शहर में सफाई की सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से, जो इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद है। जी दानियाल, क्या कहना है इंतजामिया का? अब तो डेडलाइन भी गुजर रही है।
इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात में, इलाकों में कचरा बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है जो कि उठाया नहीं जा सका। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये जिम्मेदारी ली थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि ये कचरा 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुर्क कंपनियां उठाएंगी, लेकिन वो मशीनरियां वापस नहीं की गई लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। ना वो खुद कूड़ा उठा रहे हैं, ना ही तुर्क कंपनियों को उठाने दे रहे हैं। और अब सिचुएशन ये है कि लाहौर में कूड़ा जो है वो जमा है। और अभी मैं यहाँ पर गुलबर्ग के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात के अंदर, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है। इसी तरह की सिचुएशन बोश इलाकों की भी है, साथ ही साथ जो अंदरून की तरफ के इलाके हैं वहाँ पर भी सिचुएशन ये है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये कहा है कि उनकी दफातर में कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दफातर भी सील कर दिए हैं। और अब तमाम मुलाजिमीन की जब टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो दफ्तर वापस खोले जाएंगे। तो अब सिचुएशन ये लग रहा है कि इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कागजी कार्रवाइयों के अंदर ऐसा लग रहा है कि लाहौर की सफाई मुमकिन नहीं है। जी, दानियाल उमर लाहौर से हमें बता रहे थे। कराची का रुख करें। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर मुतल्लिका इंतजामिया की गफलत की निशानदही कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त मौजूद हैं एक जगह पर जहां पर शदीद कचरा पाया जा रहा है। खुर्शीद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं किसी खंदक या गड्ढे में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि ज़िला वस्ती का वो मकाम है जो करीमाबाद फ्लाईओवर का निचला हिस्सा है। और सबसे अहम तरीन बात यह कि 3 साल पहले बल्दियाती ज़िम्मेदारान ने इसे एक आर्जी डंपिंग पॉइंट बनाया था, जहाँ पर यह डंपिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर कचरा माफिया ने बाकायदा यहाँ गड्ढा कर दिया और तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा का गड्ढा इस तरह किया कि लियाकताबाद का जो ये फ्लाईओवर है करीमाबाद के मुकाम पर, उसकी बुनियादें नज़र आने लगी। कैमरे में इमरान शाहिद आपको दिखा रहे हैं कि ये वो उसकी बुनियादें हैं जो नज़र आ रही हैं। और सबसे अहम तरीन बात है कि इस फ्लाईओवर से भी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये इस फ्लाईओवर के लिए भी ख़तरा है। और सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर ये डंपिंग पॉइंट की वजह से मलबा भी है, कचरा भी है, बदबू भी है। लेकिन सिराजुद्दौला कॉलेज के तलबा हों, असातिज़ा हों, या अप्सरा अपार्टमेंट के रिहायशी हों, या अलकरम स्क्वायर के रिहायशी, या फिर यहाँ से FC एरिया जाने वाले लोग, हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो बदबू भी बर्दाश्त करते हैं और इस गंदगी से गुजरते भी हैं। और दिलचस्प बात यह कि बल्दियाती ज़िम्मेदारान के इल्म में यह बात है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ उस तरह कचरे की, गंदगी की सफाई का मौसर इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। गुज़िश्ता साल भी वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मेयर कराची वसीम अख्तर, वो सब यहाँ आए थे और ये तय हुआ था कि आर्जी डंपिंग पॉइंट को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। लाहौर में धुंध के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर और इसके मुज़ाफ़ात में आज सुबह से शदीद धुंध का राज है और अक्सर मकामात पर हद निगाह सिफर है। इस शदीद धुंध की वजह से ना सिर्फ अंदरून और बैरून मुल्क की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हुआ है, बल्कि मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए अभी तक बंद रखा गया है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहर के अंदर भी पैचेस में धुंध है, हद निगाह मुतासर हुई है, इसलिए ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। महकमा मौसमियात की ये पेशीन गोई है कि आइंदा चंद रोज़ तक धुंध का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शदीद धुंध की सूरत में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर सफ़र करना बहुत ज़रूरी हो तो सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स ऑन रखें ताकि हादसात से बचा जा सके। आज के दिन में मुल्तान रोड पर मांगा मंडी के करीब भी शदीद धुंध के बाइस एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 गाड़ियां आपस में टकराई हैं और 4 लोग जख्मी हुए हैं। अभी मैं मुल्तान रोड पे मौजूद हूँ, यहाँ पर भी शदीद धुंध है और धुंध की वजह से जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक है, ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। जी, जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।